तो बच्चों एग्जाम्पल 9 में हमको प्रूव करना है कि रूट थ्री इरेशनल है। तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे कि सपोज रूट थ्री इज रैशनल। हम अपोजिट मान लेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा कि हमको ये मानना ही होगा कि रूट थ्री इरेशनल है, रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल मानने से कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होने वाला है अभी कुछ। ठीक है बच्चों, तो हमको प्रूव करना था रूट थ्री इरेशनल है। हम मान लेंगे कि सपोज रूट थ्री इज रैशनल। अब अगर रैशनल है कोई चीज़ तो उसको ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां ए और बी दोनों इंटीजर हो और बी जो है जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल ए बी की जगह हम आर एस ले रहे हैं, आर और एस। ठीक है, तो अगर रूट थ्री रैशनल है तो क्या होगा, देन दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स आर एंड एस such that ऐसे दो इंटीजर आर और एस जरूर एग्जिस्ट करेंगे कि रूट थ्री को आप ये लिख सको, रूट थ्री इक्वल आर अपॉन एस। ठीक है ना, क्योंकि रूट थ्री को हम रैशनल मान रहे हैं, रैशनल मान रहे हैं तो ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिलहाल ए और बी की जगह हमने ले लिया आर और एस, और एस क्या होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है देखो, ए अपॉन बी की जो ये फॉर्म होती है ये या तो दोनों प्राइम होंगे, प्राइम का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ये भी ए अपॉन बी की एक फॉर्म है, रैशनल नंबर है। और एक रैशनल नंबर इस तरीके का भी हो सकता है कि मान लीजिए 12/16, कि जहां पर दोनों को प्राइम नहीं है, यानी कि इनमें कुछ फैक्टर कॉमन है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई फैक्टर कॉमन है ऊपर नीचे तो उसको प्राइम बनाया जा सकता है। अगर जो भी कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ 4 कॉमन है तो अगर 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 3/4। अब ये को प्राइम है क्योंकि अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है फैक्टर। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन है ए अपॉन बी वाली फॉर्म में तो उसको उस कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर दें तो जो नया रेशियो आएगा वो को प्राइम बन जाएगा, यानी कि अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन। वन को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि वन तो हमेशा कॉमन रहेगा ही किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, देखिए जैसे एक और देखते हैं, अगर 25/30 है तो अभी ये प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, को प्राइम का मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन है अदर देन वन। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है हमारी तो हम उस कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर दें, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो जो नया रेशियो आएगा अब वो दोनों को प्राइम हो जाएंगे, यानी कि उनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन वन। इसी चीज का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं आर और एस को हम ऐसा बना लें कि वो को प्राइम बन जाए, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, ये हमारा एक फंडा है, क्योंकि अगर हम ऐसा बना लें, अगर ये शो कर दें कि अभी फिलहाल तो आर और एस को प्राइम है, यानी कि कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन वन, और फिर थोड़ा नीचे सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन बचा हुआ है, और वही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने का, कॉन्ट्राडिक्शन को शो करने का तरीका होगा कि भाई अभी तो हमने ले लिया था कि आर और एस को प्राइम है, यानी कि इसमें कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है वन को छोड़कर, बट थोड़ी देर बाद सोल्व करके देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन दिख रहा होगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करके ये शो कर देंगे कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने यहाँ रॉन्ग एजम्पशन किया था। वो क्या किया था कि रूट थ्री को हमने रैशनल मान लिया था, इसलिए रैशनल नहीं हो सकता रूट थ्री, और वो इरेशनल होगा इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा फंडा ये है कि फिलहाल हम आर और एस को ऐसा शो करेंगे कि इनमें आर और एस में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए मान लेंगे कि सपोज कुछ कॉमन है, लेट देयर इज सम कॉमन फैक्टर बिटवीन कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कॉमन फैक्टर
1 को छोड़कर कोई और कुछ कॉमन है अदर देन 1, किसके बीच में? बिटवीन आर एंड एस, बिटवीन आर एंड एस। तो अगर कुछ कॉमन है, पहले हमने मान लिया कि कुछ कॉमन है तो उससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर यहाँ कुछ कॉमन था तो उस कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर दे तो जो नया रेशियो आएगा वो कोप्राइम आएंगे दोनों नंबर, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं कि अगर कुछ कॉमन फैक्टर है देन वी कैन डिवाइड आर एंड एस, आर और एस को उससे डिवाइड कर देंगे जिस कॉमन, जो भी फैक्टर कॉमन है, आर एंड एस बाई दैट कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। एंड वी गेट √3 इक्वल, एक नया रेशियो आएगा जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ डिवाइड किया था एक नया रेशियो आया था, इसी तरीके से जब आर और एस को डिवाइड करेंगे तो ए और बी एक नया रेशियो आएगा, ठीक है। और ये ए और बी क्या होंगे? जैसे 5 और 6 जो नए रेशियो आया था वो दोनों को प्राइम थे, उसी तरीके से ए और बी, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें अदर देन 1। अब यहाँ से यहाँ हमने मान लिया ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हमारा काम है कि थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाना कि ये को प्राइम नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा हमें? √3 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अगर इसे पलट के लिख लें तो ये बन गया है ए स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो राइट साइड है इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 3 इसका एक फैक्टर है, यानी कि ये जो राइट साइड है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़ में 3 से मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो क्लियरली 3 से तो डिविजिबल है ही, क्योंकि 3 से ये 3 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें राइट साइड में 3 से एक मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि राइट साइड जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये राइट साइड जब 3 से डिविजिबल है और राइट साइड के इक्वल है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में 3 एक फैक्टर है तो ये राइट साइड 3 से डिविजिबल है और उसके इक्वल है ए स्क्वायर, तो इसलिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर जब डिविजिबल हो किसी प्राइम, 3 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर कोई किसी चीज़ का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो थ्योरम पढ़ी थी हमने, तो वो चीज़ भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होती है, पढ़ी थी ना अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम, कि अगर p एक प्राइम नंबर हो और p ए स्क्वायर को डिवाइड करे या ए स्क्वायर p से डिविजिबल हो तो a भी p से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उसी थ्योरम का यूज करेंगे कि यहाँ लिखा है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और 3 है प्राइम, इसीलिए इस लाइन का मतलब हो गया कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखिए, अब a डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब है कि a का एक फैक्टर 3 जरूर होगा। देखिए अगर 30 की बात करें, एक एग्जांपल देखते हैं, 30 का एक फैक्टर 30 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि 30 का एक फैक्टर 3 जरूर होगा, बाकी कुछ भी हो 3 जरूर होगा, ठीक है। और 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू समथिंग, और वो समथिंग क्या है? 10 है ना। 30 2 से भी डिविजिबल है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू समथिंग, और समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है, इस केस में 15 है। अब ये 30 3 से भी डिविजिबल है, उस 3 तो ले लिया हमने, 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या? 30 का एक फैक्टर 5 भी जरूर होगा। और 30 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू समथिंग,
और वो समथिंग क्या है 6। ठीक है, इसी तरीके से 30 को आप मानो तो 6 भी इसका एक फैक्टर, 6 से भी डिविजिबल है 30। तो इसका मतलब क्या है कि 30 को 6 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, यानी कि 6 एक फैक्टर है, बाकी कुछ भी हो। इस केस में 5 है। ठीक है, या 30 का एक फैक्ट 30 15 से भी डिविजिबल है, तो क्या लिख सकते हैं 15 इसका एक फैक्टर होगा, हाँ है। और 30 को क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 15 इंटू समथिंग, और वो समथिंग है 2। इसी तरीके से a इज डिविजिबल बाई 3, तो a को क्या लिख सकते हैं, a का एक फैक्टर 3 जरूर होना चाहिए। 3 इंटू समथिंग सम नंबर, 3 इंटू कुछ किसी नंबर के बराबर होगा ये। अब वो नंबर हमें पता नहीं है, तो फिलहाल c मान सकते हैं। c कुछ भी हो, c एक इंटीजर होगा। ठीक है, जो भी हो इसकी वैल्यू, बट इतना पता है कि a को हम 3 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अगर हम ये लिखा हुआ है कि a इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब क्या है कि a को हम क्या मान सकते हैं 3 इंटू सम इंटीजर, उस इंटीजर को फिलहाल हम c मान रहे हैं। ठीक है, और यहां लिख देंगे वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है ना बच्चों, 3 से डिविजिबल है a, तो a का एक फैक्टर 3 होगा, बाकी क्या है वो हमें नहीं मतलब है अभी, उसे c मान लेते हैं। अब इसको a इक्वल टू 3c को इस इक्वेशन में रखेंगे, इसे 1 मान लेते हैं। तो पुटिंग a इक्वल 3c इन इक्वेशन 1, अगर 1 में रख दें इसे तो ये हो जाएगा, a की जगह 3c रखेंगे तो 3c का स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। 3c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। ठीक है, 3 से इधर डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। और अगर इसे पलट के लिखें तो ये बन गया आपका b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब जैसे यहाँ था a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसका मतलब था कि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से ये है b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे ये इस लाइन के बाद आई थी कि a स्क्वायर डिविजिबल होगा 3 से, इसी तरीके से इस लाइन का मतलब है कि b स्क्वायर डिविजिबल होगा 3 से। इसका मतलब हो गया इस लाइन का कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो थ्योरम हमने पढ़ी थी अभी कि b भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ था कि a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से b स्क्वायर डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है बच्चों, अब हमने थोड़ी देर पहले क्या दिखाया, a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है बच्चों, a दैट मीन्स a एंड b, क्योंकि a भी डिविजिबल है 3 से और b भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, दैट मीन्स a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर 3। दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि क्या हो गए, ये दोनों कोप्राइम नहीं रहे। अगर कुछ कॉमन है अदर देन 1, इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं है। और हमने थोड़ी देर पहले क्या मान के चले थे कि दोनों कोप्राइम है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक फैक्टर कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या, आगे जगह नहीं आप लिखोगे कि दैट मीन्स ए एंड बी हैव एक, अच्छा कॉमन फैक्टर लिख दिया हमने, इसके बाद लिखेंगे कि दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, बट वी हैव टेकन ए एंड बी टू बी कोप्राइम। ठीक है, सो देर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एंड दैट कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू, क्यों क्रिएट हुआ एक कॉन्ट्राडिक्शन, हमारे गलत एजम्पशन के कारण, ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन। और एजम्पशन क्या था, दैट √3 इज रैशनल, सो √3 कैन नॉट बी रैशनल, इट इज ए इरेशनल, एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये लिख लोगे आप इसके बाद। ठीक है, इसके बाद लिखोगे, ये तो हमने दिखा दिया ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 3,
इसके बाद लिखोगे कि दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, बट वी हैव टेकन ए एंड बी टू बी को प्राइम, so there is a contradiction and this contradiction has been created, this contradiction has created due to our wrong assumption that root 3 is rational, so root 3 cannot be rational, it is an irrational number। ठीक है बच्चों।